The challenge. For me, revolution is finding solutions to grave problems of our country, society, nature, and humanity. In pursuit of my journey, I was working to find solutions to these problems and also to create and build institutions for complete rural development, unemployment solutions, health and education, etc., which I was doing with almost no resources, social support, and emotional backing. Same was the situation of Indian farmers as they also fight a war with nature every day, with almost no resources, social support, or emotional backing. Still, they always emerge victorious with their surplus production, which reflects that they are warriors of the highest order. But I did not know that farmers are also revolutionaries of the highest order. हमारे देश में आंदोलन करना टफ है क्योंकि यहाँ आपकी बात कोई सुनता ही नहीं। जब तक आप हंगामा ना मचाओ, तोड़ फोड़ ना करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर किसानों से बड़ा कोई देशभक्त होता भी नहीं, इसलिए वो इन रास्तों का इस्तेमाल करते तो भी कैसे करते। So they started with peaceful protests, laying down on railway tracks, etc. to come in the public eye. So उन लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन से स्टार्ट किया, रेलवे के ट्रैक्स पे लेटे ताकि लोगों की नज़र उनकी बातों पे जा सके। बट ये सब के करने के बाद भी सो कॉल्ड नेशनल मीडिया गिव देम नो कवरेज। वैसे भी उन्हें ड्रामा, फिल्म, क्रिकेट से फुर्सत कहाँ थी और वो किसानों की बात करते हैं। लेकिन हमारे देश का जो नेशनल मीडिया है उसने कोई भी कवरेज उन्हें नहीं दिया। वो ड्रामा, फिल्म और क्रिकेट में ही लगे रहे और किसानों के लिए उन्होंने कभी भी बात नहीं किया। After 4-5 months of persistent tortures, farmers decided to move to Delhi to meet their Prime Minister on 26 November 2020. 4-5 महीने परेशान होने के बाद किसानों ने सोचा कि सीधा अपने प्रधानमंत्री से जाकर के बात करेंगे और इसके लिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली की तरफ बढ़े। They knew that it was not easy for a common man to meet their Prime Minister, so they carried their 2-3 month rations with them. उनको पता था कि अपने प्रधानमंत्री से मिलना इतना आसान नहीं होता है एक आम आदमी के लिए, इसीलिए वो 2-3 महीने का राशन लेकर साथ चले। भारत में कोई भी नागरिक कहीं भी घूम सकता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है जो उसे संविधान ने दिया है और कोई संसद, कोई सरकार या प्रशासन ये उससे छीन नहीं सकती। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको रोकना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी होती है। आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की दिल और संविधान का आत्मा बताया है। बट आवर सिंपल फार्मर्स वर डिनाइड दिस राइट ऑल्सो। लेकिन हमारे साधारण किसानों को उनका ये बेसिक अधिकार भी नहीं दिया गया। Haryana police had no authority whatsoever to stop Indian citizens from reaching to Delhi just because they cover the national capital geographically from 3 sides. हरियाणा पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो भारत के नागरिकों को दिल्ली जाने से रोके, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल को ज्योग्राफी के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से 3 तरफ से घेरे हुए हैं। बट दे वेलकम्ड इंडियन फार्मर्स विद ब्रोकन रोड्स, मल्टी-लेयर्ड बार्केडिंग्स, लाठीचार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन उन्होंने भारत के किसानों का स्वागत टूटे हुए रोड, बड़ी बड़ी बार्केडिंग्स, लाठीचार्ज और पता नहीं और इस तरह के कितनी चीज़ों के साथ किया। Sadly, national media was still silent and Supreme Court had forgotten its suo motu powers. दुख की बात है कि राष्ट्र का मीडिया अभी भी चुप था और सुप्रीम कोर्ट वो अपना suo motu पावर भूल चुका था। Left with no options, angry and ravaged farmers broke 9 such barricadings to reach the boundaries of the national capital, sacrificing their lives and properties in the process. कोई रास्ता ना होने के कारण गुस्से में किसान 9 ऐसे बार्केडिंग को तोड़ते हुए राष्ट्रीय राजधानी के बॉर्डर पर पहुंचे। बीच में उन्होंने अपनी जान और अपने संपत्ति की कुर्बानियां देना उनके लिए कोई बहुत छोटी बात थी। Eventually, when they were stopped by the Delhi police, they stopped with their trolleys and tractors then and there in respect of the national capital. अंत में जब उनका सामना दिल्ली पुलिस से हुआ और दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोका, वो राष्ट्र की राजधानी के सम्मान में अपने ट्रॉलीज और ट्रैक्टर्स के साथ वहीं रुक गए। उन्होंने रोड को ही
उन्होंने रोड को ही अपना आशियाना बना लिया, वहीं नहाने लगे, वहीं सत श्री अकाल के नारे लगाने लगे, वहीं खाना बनाने लगे और खुद से पहले औरों को खाना खिलाने लगे। उनको देखने लोग आने लगे, उनके सम्मान में सेवादार गुरु का लंगर चलाने लगे, एनजीओज उनके लिए टेंट लगाने लगे, इंडिविजुअल्स उनके लिए प्राथमिक उपचार करने लगे, क्रांतिकारी उन्हें ज्वाइन करने लगे, पीड़ित और शोषित लोग उनमें अपना हीरो देखने लगे और देखते ही देखते एक ऐसा अद्भुत मेला लग गया जो जाति धर्म इन सबसे परे था। मजबूर होकर जो मीडिया अपना 1% समय भी किसानों के लिए नहीं देता था, वो 24/7 डिबेट करने लगा और पूरा विश्व इस मेले को ना भूतो ना भविष्यतः की संज्ञा दे चुका था। जिस साधारण किसान को ये देश कुछ नहीं समझता, उन्होंने दुनिया की एक अद्भुत ऐतिहासिक और अहिंसक क्रांति को जन्म दे दिया था। और मैं भी अजीत अंजुम, स्कूप हुप, अनस्क्रिप्टेड, बहुजन टीवी और न जाने ऐसे कितने यूट्यूब चैनल्स पर इनको देखता हुआ अचंभित था, अविस्मृत था, नतमस्तक था और उनका दीवाना बन चुका था। ऐसे ही किसी चैनल पे एक दिन एक वीडियो देखा जिसमें एक 75 साल का बूढ़ा और गरीब किसान अकेला अपनी साइकिल पे झंडा लगा के क्रांति में जा रहा था। जब जीप में बैठे कुछ लड़के उसको रोकते हैं और उन्हें पानी पिलाते हैं, उनसे बातें करते हैं और कहते हैं कि जब आप जैसे बुजुर्ग ऐसे निकल पड़े हैं तो मोर्चा कैसे नहीं फतह होगा। सर्दी में अपने कोजी इन्वायरमेंट में बैठा हुआ ये वीडियो देखता हुआ मेरे मन से बस एक ही आवाज़ निकली, अगर अब भी नहीं गया तो फिर कभी खुद को क्रांतिकारी कहने का कोई हक नहीं और जीवन भर आईना नहीं देख पाऊंगा। उस समय जो मेरी सिचुएशन थी उसमें ये किसी चैलेंज से कम नहीं था और ये चैलेंज मैं ले चुका था।